नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है यदि संख्या 63366333P 132 द्वारा विभाज्य है तो P का मान क्या होगा। हमसे पूछ के रहे P का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है। हमें संख्या दिया हुआ है 6336633663 अब देखिए ये जो संख्या है 132 से पूरी तरीका से विभाज्य है। ये जो संख्या है 132 से पूरी तरीका से विभाज्य है। अब देखिए कोई संख्या अगर 132 से विभाज्य है, इसका मतलब होगा कि वह संख्या 11 और 12 से भी विभाज्य होगी। अब देखिए कोई संख्या अगर 12 से विभाज्य है, इसका मतलब होगा कि वह संख्या 4 और 3 से भी विभाज्य होगी। अब देखिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या का अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 4 से विभाज्य होगी। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 3 से विभाज्य होगी। तो देखिए हम यहाँ सबसे पहले 3 से विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ ये हमारा क्या है 63366333P। तो देखिए अगर हम P के जगह क्या क्या पुट करें, हम P के जगह क्या क्या पुट करें ताकि ये हमारा 3 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए हम यहाँ अगर P के जगह 3 पुट कर ले, हम यहाँ P के जगह 3 पुट कर ले तो भी हमारा ये 3 से विभाज्य हो जाएगा। हम यहाँ अगर 6 पुट कर ले तभी ये हमारा 3 से विभाज्य हो जाएगा। अगर हम यहाँ 9 पुट कर ले तभी ये हमारा 3 से विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इन तीनों में से कोई एक पुट करेंगे तो ये हमारा 3 से विभाज्य होगा, लेकिन वह संख्या 4 से भी विभाज्य होनी चाहिए, क्योंकि ये संख्या 132 से विभाज्य है। इसका मतलब है कि संख्या 11 और 12 से भी विभाज्य है, यानी इस संख्या को 4 से भी विभाज्य होना चाहिए। अब देखिए हम यहाँ P के जगह क्या रखें ताकि ये हमारा 4 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए 4 से विभाज्य होने के लिए हमें यहाँ अगर 3 रखेंगे तो देखिए लास्ट में हमारा क्या बन जाएगा 33 हमारा 4 से विभाज्य नहीं होगा। अगर हम यहाँ 6 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 36 4 से विभाज्य होगा। हम यहाँ अगर 9 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 39 4 से विभाज्य नहीं होगा। यानी हम यहाँ क्या रख सकते हैं, हम यहाँ 6 रख सकते हैं। यानी यहाँ से हमारा P इक्वल टू क्या निकल के आ गया, P इक्वल टू क्या निकल के आ गया 6 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 6 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 11 और 38 है। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 44 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि दो संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 11 और 38 प्राप्त होता है। तो देखिए हम यहां से दोनों संख्या मान सकते हैं। देखिए जब संख्या को 44 से विभाजित करें तो शेष कितना प्राप्त हो रहा है 11 प्राप्त हो रहा है, और दूसरी संख्या को जब हम 44 से विभाजित करें तो शेष कितना प्राप्त हो रहा है 38 प्राप्त हो रहा है। तो हम यहां से दोनों संख्या मान सकते हैं। अब देखिए एक संख्या क्या होगी, एक संख्या 55 होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी 44 में अगर हम 38 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 82। अब देखिए एक संख्या हमारी 55 होगी तो दूसरी संख्या 82 होगी। 55 में अगर हम 44 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 11 बचेगा, और 82 में अगर हम 44 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 38 बचेगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, दोनों संख्या हमें पता चल गया, तो हमसे पूछ रहे दोनों संख्या के योग को अगर 44 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। तो देखिए हम यहां से अगर योग निकालेंगे, एक संख्या हमारी 55 है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 82 है। तो हम यहां से योग निकालेंगे, 55 में अगर हम 82 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 137। अब देखिए योग कितना निकल के आ गया, योग निकल के आ गया 137। तो देखिए 137 को अगर हम 44 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 44 में अगर हम 3 से गुना करेंगे, 44 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 132। अब देखिए 137 में से 132 माइनस करेंगे तो शेष कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है तीन संख्याएं 3:8:15 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 8280 है, उनका एचसीएफ क्या होगा। हमसे पूछ क्या रहा है, संख्या का एचसीएफ पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया,
हमें क्वेश्चन में संख्या का रेशियो दिया है, हमें रेशियो क्या दिया, 3:8:15 दिया है। अब देखिए मैं संख्या का रेशियो दिया है तो हम यहां से तीनों संख्या मान सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी 3x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 8x हो जाएगी, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 15x हो जाएगी, तीसरी संख्या 15x हो जाएगी। अब देखिए हमें तीनों संख्या पता चल गया तो हम यहां से तीनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे पहले संख्या का फैक्टर करेंगे। अब देखिए हम यहां फैक्टर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुने x, इसका फैक्टर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने x हो जाएगा। 15x का फैक्टर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुने 5 गुने x हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से HCF निकालेंगे, हम यहां से HCF निकालेंगे तो HCF क्या हो जाएगा, जो सभी में हमारा कॉमन होगा, यानी सभी में कॉमन क्या है, x है, यानी HCF हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए हम यहां LCM निकालेंगे तो LCM क्या हो जाएगा, हम यहां LCM निकालेंगे तो LCM हो जाएगा x गुने 8 गुने 15 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 120x, ये हमारा कितना हो जाएगा 120x। अब देखिए यहां से हमारा HCF कितना निकल के रहा है, x निकल के रहा है, और LCM कितना निकल के रहा है, 120x निकल के रहा है। और हमें क्वेश्चन में LCM कितना दिया, 8280, यानी इसके बराबर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 120x के बराबर, 120x के बराबर हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 8280 दिया है। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहां से अगर इसे 120 से काटेंगे तो ये 120 से कितने बार में जाएगा, यहां हमारा 0 से 0 कट जाएगा। हम इसे अगर 12 से काटेंगे तो यहां से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 से कितने बार में जाएगा, 12 छक 72, हाथ में 10, ये हमारा हो जाएगा 108, 108 12 से कितने बार में जाएगा, 9 बार में, यानी यहां से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 69 निकल के आ गया। और हमसे पूछ रहा था HCF, और HCF इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ रहा है, HCF इक्वल टू हमारा निकल के आ रहा है, HCF इक्वल टू निकल के आ रहा है x, और x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 69 निकल के आ गया। यानी यहां से HCF क्या निकल के आ गया, 69 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 69 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखा हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 25 संख्याओं का औसत 18 है, उनमें से पहली 12 संख्याओं का औसत 14 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे 13वीं संख्या पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 25 संख्या का औसत कितना दिया, 25 संख्या का औसत दिया हुआ है 18, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में पहली 12 संख्या का औसत दिया, पहली 12 संख्या का औसत कितना दिया, 14 दिया, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में अंतिम 12 संख्या का औसत दिया, अंतिम 12 संख्या का औसत कितना दिया, 17 दिया है। और हमसे पूछ रहे 13वीं संख्या, हमसे पूछ रहे 13वीं संख्या पूछ रहे। अब देखिए टोटल 25 संख्या है जिनका औसत हमें क्वेश्चन में 18 दिया है। जब हम पहली 12 संख्या का औसत निकाल रहे हैं तो औसत कितना निकल के रहा है, 14 निकल के रहा है। तो देखिए 14 जो है 18 से कितना कम है, 14 जो है 18 से कितना कम है, 14 जो है 18 से 4 कम है, और यहाँ टोटल संख्या कितनी है, 12 है। अब देखिए -4 में अगर हम 12 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -48 हो जाएगा। अब देखिए जब हम अंतिम 12 संख्या का औसत निकाल रहे हैं तो औसत कितना निकल गया, 17 निकल गया है, और टोटल 25 संख्या का औसत कितना 18 है। तो देखिए 18 से 17 कितना कम है, 18 से 17 जो है 1 कम है, और यहाँ संख्या कितनी है, 12 है। -1 में 12 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -12। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे। अब देखिए -48 में अगर हम -12 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -60। अब देखिए पहली 12 संख्या और अंतिम 12 संख्या यानी 24 संख्या मिलके औसत जो है 18 रखने के लिए 60 कम लेके आ रही है, यानी 13वीं संख्या को 60 ज्यादा लेके आना होगा। यानी 13वीं संख्या क्या हो सकती है, 13वीं संख्या 18 + 60, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 78। यानी यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 78 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 65 पुरुषों वाले समूह की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि 5 अन्य पुरुष इस समूह में शामिल होते हैं तो 70 पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है, तो बाद में शामिल होने वाले 5 पुरुषों की औसत आयु ज्ञात करें। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 65 पुरुष का औसत आयु हमें क्वेश्चन में कितना दिया, हमें क्वेश्चन में 32 वर्ष दिया है, 32 वर्ष दिया है। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि 5 पुरुष और शामिल होते हैं, तो अब कितने हो जा रहे हैं, 70। तो देखिए 70 पुरुष का औसत आयु कितना हो जा रहा है, 34 वर्ष हो जा रहा है। तो हमसे पूछ रहे हैं
कि जो 5 पुरुष शामिल हो रहे हैं, जो 5 पुरुष शामिल हो रहे हैं उनका जो है औसत आयु क्या है। अब देखिए 65 पुरुष का औसत आयु कितना है, 65 पुरुष का औसत आयु जो है वो 32 है। जब 5 पुरुष शामिल होते हैं तो औसत आयु कितना हो जा रहा है, 34 हो जा रहा है। अब देखिए औसत आयु जो है कितना से बढ़ गया, औसत आयु कितना से बढ़ गया, औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ गया। औसत आयु जो है 2 वर्ष से बढ़ गया, यानी 5 पुरुष जो है औसत में अपने लिए 34 तो रखे होंगे, अपने लिए 34 रखे होंगे, बाकी के जो है 65 पुरुष का आयु जो है 2 वर्ष से बढ़ाए होंगे। अब देखिए बाकी 65 को 2-2 वर्ष दिए होंगे, यानी टोटल कितना दिए होंगे, टोटल कितना दिए होंगे 65 गुने 2 वर्ष। अब देखिए इस 65 गुने 2 वर्ष को अगर हम 5 पुरुष में बराबर बराबर बांट के इस 34 में ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नए 5 पुरुष का औसत आयु निकल के आ जाएगा। यानी हम इस 65 गुने 2 को 5 पुरुष में बराबर बराबर बांटेंगे, 5 पुरुष में बराबर बराबर बांटेंगे। अब देखिए 5 से 65 कितने बार में जाएगा, 13 बार में। 13 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 26। 26 को अगर हम 34 में ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60 वर्ष। यानी 5 जो है नए पुरुष का औसत आयु क्या निकल के आ गया, 60 वर्ष निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 60 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखा हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है अरुण और भारती की आयु का योग 24 वर्ष है, जिनमें अरुण बड़ा है। यदि अरुण और भारती की आयु दुगुनी कर दी जाए तो अंतर 8 वर्ष है। अरुण की आयु कितनी है, हमसे पूछ क्या रहा है, अरुण की आयु पूछ रहा है। तो देखिए हमने मान लिया कि अरुण की आयु x वर्ष है और भारती की आयु y वर्ष है। अब देखिए हम यहां से दोनों के आयु का योग निकाल सकते हैं। हम यहां से दोनों के आयु का योग निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में दोनों के आयु का योग क्या दिया है, 24 वर्ष दिया है। यानी x प्लस वाई इक्वल टू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 24 वर्ष दिया है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि अरुण जो है भारती से बड़ा है, और हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि दोनों की आयु अगर दुगुनी कर दी जाए तो आयु के बीच का अंतर कितना है, 8 वर्ष है। तो देखिए हम यहां अगर दुगुनी करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y इक्वल टू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 8 वर्ष दिया है। अब देखिए हम यहां से अगर 2 कॉमन लेंगे और 2 से अगर हम 8 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा एक इक्वेशन निकल के आ गया और यहां से हमारा दूसरा इक्वेशन निकल के आ गया। हम इन दोनों इक्वेशन से x और y का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए हम इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर ले, अगर ऐड कर ले तो यहां से हमारा प्लस का y और माइनस का y कट जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 28। अब देखिए 28 को अगर हम 2 से काटेंगे तो यहां से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 14 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू पता चल गया तो हम यहां से y का वैल्यू निकाल सकते हैं। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा था अरुण की आयु, और हमने अरुण की आयु क्या मान के रखा था, x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 14 वर्ष। यानी अरुण का आयु क्या निकल के आ गया, 14 वर्ष निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 14 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 4 संख्याएं 1:2:3:5 के अनुपात में हैं। उनके योग का दोगुना 44 है। प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर प्राप्त संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 4 संख्या का रेशियो दिया है। हमें रेशियो क्या दिया, हमें रेशियो दिया 1:2:3:5 दिया है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया, हमें क्वेश्चन में उनके योग का दुगुना दिया है। तो देखिए हम यहां से संख्या का रेशियो दिया है तो हम यहां से संख्या मान लेते हैं कि पहली संख्या 1 यूनिट है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 यूनिट, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 यूनिट, और चौथी संख्या क्या हो जाएगी, 5 यूनिट। अब देखिए हमें अगर चारों संख्या पता चल गया तो हम यहां से चारों संख्या का योग निकाल सकते हैं। हम यहां से योग निकालेंगे तो यहां से हमारा योग क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 + 3 6, 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11। अब देखिए योग यहां से कितना निकल के आएगा, 11 यूनिट। अब देखिए इस योग का अगर हम दुगुना निकालेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 22 यूनिट हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में योग का दुगुना कितना दिया, 44 दिया है। यानी इस 22 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, इस 22 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 44 दिया है। अब देखिए हमें 22 यूनिट का वैल्यू दिया है तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2। अब देखिए मैं 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहां से चारों संख्या निकाल सकते हैं। पहली संख्या हमारी 1 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। दूसरी संख्या हमारी क्या है, 2 यूनिट है, तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 2 है तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तीसरी संख्या हमारा क्या है, 3 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 2 है
तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चौथी संख्या क्या है 5 है, 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमें जो है चारों संख्या पता चल गया और हमसे पूछ रहा है उनके घन में से 3 घटाकर प्राप्त संख्याओं का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए हम यहां अगर घन निकालेंगे, हम यहां घन निकालेंगे तो 2 का घन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 का घन क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, 6 का घन क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा और 10 का घन क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब देखिए इस घन में से अगर हम 3 माइनस करेंगे, इस घन में से 3 माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस घन में से 3 माइनस करेंगे तो यहां हमें प्राप्त हो जाएगा 5, यहां हमें प्राप्त हो जाएगा 61, यहां हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 213, यहां हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 997। अब देखिए 3 माइनस करने के बाद हमें जो संख्या प्राप्त हुआ उसका हमसे रेशियो पूछ रहे हैं। तो देखिए हम यहां रेशियो निकालेंगे तो यहां हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी यहां रेशियो हो जाएगा 5:61:213:997। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 5:61:213:997। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी थी। यदि 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो और उसके 2 माह बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली हो, तो ए और बी के लाभ का अनुपात कितना होगा। हमसे पूछ कर रहे ए और बी के लाभ का रेशियो पूछ रहे। तो देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं। लाभ का रेशियो निकालने के लिए पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के हम गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में पूंजी के बारे में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में देखिए बी की पूंजी ए से आधी थी। तो देखिए हमने मान लिया कि ए की जो पूंजी है, हमने मान लिया कि ए की जो पूंजी है वो 4 यूनिट है, ए की जो पूंजी है वो 4 यूनिट है, तो बी की पूंजी क्या हो जाएगी, बी की पूंजी हो जाएगी 2 यूनिट। अब देखिए हमने दोनों का पूंजी मान लिया और हमें क्वेश्चन में दिया है कि 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो और उसके 2 माह बाद यानी 10 माह बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली हो, तो दोनों का लाभ का रेशियो पूछ रहे हैं। तो देखिए हम यहां दोनों के लाभ का रेशियो निकालेंगे, हम यहां दोनों के लाभ का रेशियो निकालेंगे तो पहले जो है ए 4 यूनिट पूंजी लगा रहा है 10 माह के लिए, पहले जो है ए 4 यूनिट पूंजी लगा रहा है 10 माह के लिए। उसके बाद अपनी पूंजी का 1/4 पूंजी निकाल रहा है। तो देखिए 4 का 1/4 कितना हो जाएगा 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट पूंजी निकाल लेगा, 1 यूनिट पूंजी निकाल लेगा। तो देखिए शेष पूंजी कितना बच जाएगा 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट पूंजी जो है हमने मान लिया टोटल समय 1 वर्ष का, यानी शेष समय के लिए लगाएगा 2 माह के लिए लगाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि बी जो है अपनी आधी पूंजी 8 माह बाद निकाल रहा है, यानी बी जो है 2 यूनिट पूंजी पहले 8 माह के लिए लगा रहा है, पहले जो है 8 माह के लिए लगा रहा है, उसके बाद इस 2 यूनिट का आधा पूंजी निकालेगा यानी 1 यूनिट पूंजी निकालेगा, तो शेष कितना बच गया 1 यूनिट पूंजी। 1 यूनिट पूंजी जो है शेष समय के लिए लगाएगा। अब देखिए हम यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहां डायरेक्ट गुना ही कर लेते हैं, हम यहां अगर गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6:2, ये हमारा हो जाएगा 16 प्लस 4। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 46:20 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 2 से जाएगा 23 बार में, और इसे अगर हम 2 से काटेंगे, हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 10 बार में, यानी यहां से हमारा लाभ का रेशियो क्या निकल के आ गया 23:10 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 23:10 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य क्रमशः 5:3:1 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 180 है तो सभी सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा। हमसे पूछ कर कुल मूल्य पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का रेशियो दिया है। मूल्य का रेशियो क्या दिया, मूल्य का रेशियो दिया हुआ है 5:3:1 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि उस थैले में 1 रुपया के सिक्के से 5 रुपया बन रहा है, 50 पैसे के सिक्के से 3 रुपया बन रहा है और 25 पैसे के सिक्के से 1 रुपया बन रहा है। तो यहां जो है टोटल रुपया कितना हो जाएगा, यहां टोटल रुपया कितना हो जाएगा 8 + 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए अगर 1 रुपया का सिक्का से अगर 5 रुपया बनेगा तो यहां जो है टोटल सिक्का कितना होगा, यहां टोटल सिक्का होगा 5, और 50 पैसे के सिक्के से अगर 3 रुपया बनेगा
तो यहां टोटल सिक्का कितना होगा, यहां टोटल सिक्का होगा 6 और 25 पैसे के सिक्के से अगर 1 रुपया बनेगा तो यहां जो है टोटल सिक्का कितना होगा, यहां टोटल सिक्का होगा 4, यहां टोटल सिक्का कितना होगा 4 होगा। अब देखिए यहां से अगर हमने मान लिया कि कुल राशि अगर 9 रुपया है तो यहां से टोटल सिक्का कितना निकल के आ गया, यहां से टोटल सिक्का निकल के आ गया 15, यहां से टोटल सिक्का कितना निकल के आ गया 15। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल सिक्का कितना दिया, 180 दिया है। अब देखिए अगर हम इस रेशियो के अनुसार अगर हम 15 सिक्का लेके जा रहे हैं, 15 सिक्का लेके जा रहे हैं तो कितना रुपया बन रहा है, 9 रुपया बन रहा है। 15 सिक्का लेके जा रहे हैं तो कितना रुपया बन रहा है, 9 रुपया बन रहा है। और हमें क्वेश्चन में टोटल सिक्का कितना दे, 180। अब देखिए इस 15 को अगर हमें 180 बनाना है तो हमें इसमें 12 से गुना करना होगा। अगर हम इस साइड 12 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 12 से गुना करना होगा। अब देखिए 9 में अगर हम 12 से गुना करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 108 रुपया। यानी कुल मूल्य क्या निकल के आ गया, 108 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 108 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है अनु और रिया का वेतन क्रमशः 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 रुपए की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। रिया का वर्तमान वेतन कितना है, हमसे पूछ के रिया का वर्तमान वेतन पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में अनु और रिया के वर्तमान वेतन का रेशियो दिया, वर्तमान का रेशियो कितना दिया, 3:5 दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि दोनों के वेतन में 5,000 रुपए की वृद्धि की जा रही है, तो वृद्धि के बाद नया वेतन का रेशियो क्या दिया, नया वेतन का रेशियो दिया है 5:7। अब देखिए दोनों के वेतन में कितना का वृद्धि किया जा रहा है, 5,000 रुपए का वृद्धि किया जा रहा है। तो देखिए दोनों के वेतन में बराबर वृद्धि किया जा रहा है, यानी पहले जो है दोनों के वेतन में जो अंतर होगा वृद्धि करने के बाद भी अंतर उतना ही होगा, क्योंकि दोनों के वेतन में बराबर की वृद्धि की जा रही है। तो देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में अनु का वेतन 3 यूनिट है, तो देखिए रिया का वेतन कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, यानी यहां अंतर कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए वृद्धि करने के बाद अनु का वेतन अगर 5 यूनिट हो जा रहा है तो रिया का वेतन कितना हो जा रहा है, 7 यूनिट, यानी यहां अंतर कितना है, यहां अंतर है 2 यूनिट। अब देखिए यहां से भी हमारा अंतर क्या निकल के आ रहा है, बराबर निकल के आ रहा है। अगर हमारा अंतर बराबर निकल के नहीं आता तो हम सबसे पहले अंतर को बराबर करते। अब देखिए अंतर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले अंतर से हम ऊपर वाले रेशियो में गुना करते हैं और ऊपर वाले अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुना करते हैं, तब जाके हमारा अंतर बराबर निकल के आ जाता है। लेकिन यहां हमारा अंतर बराबर निकल के आ रहा है और हमें क्वेश्चन में दे कि दोनों में 5,000 रुपए की वृद्धि किया जा रहा है, यानी दोनों का अंतर क्या होगा, बराबर होगा। और यहां से भी हमारा अंतर बराबर निकल के आ रहा है। अब देखिए वर्तमान में अनु का वेतन अगर 3 यूनिट है तो वृद्धि के बाद कितना हो जा रहा है, 5 यूनिट, यानी यहां वृद्धि कितना हो रहा है, यहां वृद्धि हो रहा है 2 यूनिट का। अब देखिए वर्तमान में रिया का वेतन अगर 5 यूनिट है तो वृद्धि के बाद कितना हो जा रहा है, 7 यूनिट, यानी रिया के वेतन में कितना का वृद्धि किया जा रहा है, 2 यूनिट का वृद्धि किया जा रहा है। अब देखिए यहां जो है यूनिट में 2 यूनिट का वृद्धि किया जा रहा है और हमें क्वेश्चन में दिया कि 5,000 रुपए का वृद्धि किया जा रहा है, यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 5,000 रुपया दिया, इस 2 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 5,000 रुपया दिया है, तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2,500 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, तो हमसे पूछ रहे रिया का वर्तमान वेतन। तो देखिए रिया का वर्तमान वेतन है कितना, 5 यूनिट, हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहां से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,500 रुपये में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12,500 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 12,500 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 12,500 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।